हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं कॉस्टिंग में। तो आज के टॉपिक का नाम है हमारे पास रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब पहला प्रश्न ये होता है कि ये एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक हर एक एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आपको ज़रूर मिला है, हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है। एंड रिकन्सिलिएशन बहुत बहुत आसान है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, 7 या 8 मार्क्स का ये टॉपिक है, मतलब ऑलमोस्ट 8 मार्क्स मान के चलिए। 8 मार्क्स का टॉपिक है, 8 में से कुछ ना करके भी 5 मार्क्स तो आपके फॉर श्योर आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रिकन्सिलिएशन की। अब रिकन्सिलिएशन वर्ड होता क्या है? रिकन्सिलिएशन वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है दो चीज़ों को रिकन्साइल करना। रिकन्साइल करना मतलब रिकन्साइलिंग टू आइटम्स। रिकन्साइलिंग का मतलब समझ सकते हो बच्चों आप, मैचिंग, कि हम ना दो लोगों को मैच करते हैं। अब दो लोगों को मैच इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके बीच में पहले कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, और उन डिफरेंसेस का रीज़न हमें पता चलता है, तो हम डिफरेंसेस को हटाते हैं और फिर वो दोनों एक से लगने लग जाते हैं हमें। सो रिकन्सिलिएशन जब भी करेंगे तो दो आइटम होंगे, क्योंकि हम कॉस्टिंग का पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आपने ना रिकन्सिलिएशन ऑफ कैश बुक पढ़ा है, जिसमें कैश कॉलम और बैंक कॉलम, या कैश बुक पासबुक आपने पढ़ा होगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा होता है बच्चों कि हमारे पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, या फिर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, हम दो बुक्स बनाते हैं। एक बनता है फाइनेंशियल अकाउंट्स और दूसरा बनता है कॉस्ट अकाउंट्स। इन दोनों का जो एंड रिजल्ट होता है, इनका P&L, इनके प्रॉफिट लॉस में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको बस बच्चों इतना सा करना है कि उन डिफरेंसेस को दूर करना, और डिफरेंसेस को दूर करोगे तो अपने आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगी। तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनती है तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले हम हमेशा क्वेश्चन शुरू करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से हमारा जो भी प्रॉफिट है वो हम लिख देंगे इधर। नेक्स्ट, यस, तो जो भी हमारा प्रॉफिट है वो लिख देंगे, फिर कुछ ऐड करेंगे और कुछ माइनस करेंगे। तो यही ऐड माइनस समझना है बच्चों, यही हमारी बेसिक एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि फाइनेंस का जो प्रॉफिट होता है, कॉस्ट का जो प्रॉफिट होता है, इनके बीच में ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप ये डिफरेंसेस समझ गए ना तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट आपकी समझ आ जाएगी। तो डिफरेंस का जो पहला सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स। प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स मतलब काफ़ी सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में आते हैं। अब ये बात आपने अकाउंट्स में पढ़ी हुई है कि फाइनेंस में जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर हो, चाहे वो कंपनी के अंदर हो, जो भी खर्चा है सब रिकॉर्ड करेंगे। वेयर एज कॉस्टिंग में हम प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करते हैं, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे ज़्यादा लेते हैं। तो प्योरली फाइनेंस नेचर के आइटम्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, हमारे पास पहली चीज़ है, जैसे अगर शेयर है, आपको पता है शेयर अकाउंट्स का पार्ट है बट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, तो इन्हीं शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, डिविडेंड देते हैं, कंपनी के लिए एक्सपेंस है। इन्हीं शेयर पे ट्रांसफ़र फी होती है जो कि कंपनी के लिए इनकम होती है। सेकंड, इसी तरीके से बच्चों टैक्स हो गया। टैक्स हमारा अकाउंट्स का या फाइनेंस का खर्चा है, वेरस कॉस्ट में नहीं होता। तो काफ़ी सारे ऐसे आइटम होते हैं जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर होते हैं। सेकंड जो डिफरेंस आता है बच्चों, उसका रीज़न होता है कॉमन आइटम्स। कॉमन आइटम्स भी ना बोल के मैं बोलता हूँ कॉमन एक्सपेंसेस विद डिफरेंट अमाउंट्स। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों कि कॉस्टिंग में मैंने कुछ खर्चा लिखा और अकाउंट्स में कुछ खर्चा लिखा, तो खर्चों में डिफरेंस आता है। क्योंकि कॉस्टिंग में बच्चों मैंने आज प्रोडक्शन करा है तो आज ही मैं माल को बाहर भेज दूंगा, तो आज ही भेजना है, तो मुझे आज ही उसकी सारी कॉस्ट पता करनी है। तो जैसे मेरे को उस पर इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे लेने हैं। अब दिक्कत ये, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तो मेरा बिल आएगा नेक्स्ट मंथ में, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल की जो भी वैल्यू होगी वो मैं अपने अकाउंट्स में, फाइनेंस में डाल दूंगा। बट कॉस्टिंग में मैं एक प्री डिटरमाइंड रेट में, कि पिछली बार बनाया था तो ऑलमोस्ट इतना बिल आया था, उस पर हम ले लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं एक एक्सपेंस के, जो फाइनेंस में भी है कॉस्ट में भी है, बट दोनों अलग अलग अमाउंट से। तो ऐसा हो सकता है बच्चों, जैसे आप मान लो ये कॉस्ट अकाउंट है, ये फाइनेंस अकाउंट है, और क्योंकि हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, आपको कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है।
तो कॉस्ट में एक एक्सपेंस मैंने लिखा था 100 रुपये, लेकिन एक्चुअल में वो एक्सपेंस हो गया 90 या फिर 110। ये दो कंडीशन हो सकती है। आपने कॉस्टिंग में लिखा 9, लेकिन एक्चुअल में वो खर्चा हुआ था 90 रुपये का। तो फाइनेंस में 90 रुपये हैं, आपने कॉस्ट में 100 लिखे हैं। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे बच्चों तो इसको बोलते हैं हम ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन, और ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब आपने कॉस्ट में खर्चा ज़्यादा ले रखा है, ठीक करने के लिए खर्चा कम करेंगे। अगर खर्चे को नीचे को करोगे तो प्रॉफिट ऊपर को जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। सिमिलरली जो केस नंबर 2 मैंने लिया है, सेकंड केस में हमारे पास कॉस्ट है 100 रुपये की, लेकिन फाइनेंस में जो एक्सपेंस दिख रहा है वो 110 का है। तो फाइनेंस का एक्सपेंस 110 का, लेकिन कॉस्ट में अभी तक 100 रखे हुए हैं। तो बैलेंस करने के लिए मैं कॉस्ट को चेंज कर दूंगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। याद रखना, जब भी अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की बात होती है तो हम बात हमेशा कर रहे हैं किसी खर्चे से रिलेटेड। खर्चा कम होना अच्छी बात नहीं होती है, अंडर एब्जॉर्प्शन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कम खर्चा लिया है, ठीक करने के लिए खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। खर्चे को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। नेक्स्ट ये आ गया, ठीक है। अब ठीक है, पहले मैं इसको हटाता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम थर्ड डिफरेंस की। जो थर्ड डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस नंबर 3, वो आता है ड्यू टू डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग मेथड से वैल्यू किया जाता है। जैसे मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो वहाँ पे हम फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कॉस्टिंग की बात कहूँ तो यहाँ मैं लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज कुछ भी मेजर कर सकता हूँ। तो अगर मान लो एक जगह लीफो से लिया, एक जगह फीफो से लिया है, तो दोनों में वैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा। तो अगर वैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा तो उनके प्रॉफिट्स में भी डिफरेंस आएगा। अब आप ये समझना बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कॉमन एक्सपेंस विद डिफरेंट अमाउंट। तो कॉमन एक्सपेंस मतलब है तो वो कॉस्ट ही। वेयर अगर मैं यहाँ बात करूँ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाता है, दैट मीन्स एक इनकम इफेक्ट देता है। तो सेम वही चीज़ हो सकती है बच्चों कि मैंने कॉस्टिंग में अलग वैल्यूएशन करी है और फाइनेंस में अलग वैल्यू हो रखी है। तो मैंने हो सकता है 100 रुपये की वैल्यू की हो और एक्चुअल में फाइनेंस में 90 रुपये की वैल्यू हो, या फिर 110 रुपये की वैल्यू हो। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़्यादा वैल्यू की हुई है, तो इसको हम बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन। अब क्योंकि ये इनकम है बच्चों, इनकम इफेक्ट देता है, तो आप समझो कि इनकम ज़्यादा हो रखी है, ठीक करने के लिए आपको इनकम कम करनी पड़ेगी। सिमिलरली इस केस को मैं बोलूँगा अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब आपने अभी इनकम ट्रीटमेंट कम ले रखा है, तो ठीक करने के लिए आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल। तो यही जो 3 पॉइंट्स है बच्चों, सिर्फ यही डिफरेंस होते हैं, इसके अलावा चौथा टाइप का कोई डिफरेंस नहीं होता। तो डिफरेंस इसीलिए होते हैं क्योंकि सारे आइटम्स प्योरली फाइनेंशियल है, वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। या सेम एक्सपेंसेस हमने दोनों में लिखे हुए हैं, बट एक्सपेंसेस का अमाउंट अलग अलग होता है, उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होते हैं। या फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन दोनों में अलग अलग होती है, उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होते हैं। बस ये बेसिक रीज़न है। अब हम बना लेते हैं एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। आपको दोनों ही चीज़ें दे रखी होंगी, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। हम हमेशा शुरू करेंगे कॉस्ट अकाउंट से, फिर प्लस एंड माइनस। तो हमने जब कैटेगराइजेशन किया तो 3 ही टाइप के एक्सपेंस थे, वो तीनों प्लस में भी जाएंगे, माइनस में भी जाएंगे। कैसे? तो पहला रीज़न था प्योरली फाइनेंस आइटम। अगर फाइनेंस का कोई प्योर आइटम है और वो फाइनेंस की इनकम है तो हम ऐड कर देंगे। तो कोई भी चीज़ अगर फाइनेंशियल इनकम या गेन है उसको हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर वो फाइनेंशियल एक्सपेंस या लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसका। ऐसा कर क्यों रहे हम? देखो बच्चों, मैं कॉस्ट का प्रॉफिट कर रहा हूँ। अब फाइनेंस में कोई चीज़ ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो मेरे को कॉस्ट को फाइनेंस से मैच करना है, तो मैं इसको ही चेंज करूँगा। याद रखना, जिससे शुरू कर रहे हैं ना, जैसे मैंने एज पर कॉस्ट प्रॉफिट लिया है तो मैं कॉस्ट को ही चेंज करूँगा। तो सोचो फाइनेंस में प्रॉफिट ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि आपने कॉस्ट में नहीं लिया, ठीक करने के लिए कॉस्ट में भी प्रॉफिट को लोगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो फाइनेंस में जो आइटम होंगे ना, एज इट इज़ उनका इम्पैक्ट हमें लेना है। फाइनेंस में इनकम ऐड करो, फाइनेंस में एक्सपेंस है, लॉस है, एक्सपेंस है तो माइनस करो। नेक्स्ट हमने करा बच्चों कॉमन एक्सपेंसेस की, दोनों में सेम एक्सपेंस लिया। अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होता है, ओवर मतलब आपने ज़्यादा खर्चा ले लिया, ज़्यादा खर्चा लेने के लिए, ठीक करने के लिए सोचो
अगर आपने खर्चा ज़्यादा ले रखा है तो खर्चा कम करोगे, खर्चा कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ठीक करने के लिए ओवर एब्जॉर्प्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंस, याद रहेगी ये बात आपको, याद ध्यान से बच्चों। अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब आपने ज़्यादा खर्चा ले लिया कॉस्टिंग में, और खर्चा तो कम होना, तो अगर आप खर्चे को कम करोगे तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। याद रखना, एक्सपेंस और प्रॉफिट में रिवर्स इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब खर्चा ज़्यादा है या प्रॉफिट कम है, ठीक करने के लिए प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली बच्चों, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंस, जो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा नेगेटिव में। अंडर मतलब कम खर्चा ले रखा है, ठीक करने के लिए आप खर्चे बढ़ाओगे, और अगर हम खर्चे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्रेडिट इनकम इफेक्ट देता है। तो अगर ओवर वैल्यूएशन है तो आपकी इनकम ज़्यादा हो रखी है, आपको कम करनी पड़ेगी। सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सिमिलरली ऐड कर देते हैं हम अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब कि अभी स्टॉक की वैल्यू कम हो रखी है, तो उसको हम, और इन सब एडजस्टमेंट को करके जब फाइनल करते हैं बच्चों तो मेरे पास आता है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। बस इतना सा है। तो दोबारा से इतने हिस्से को आप देख लेना, इतनी वीडियो को एक या दो एग्जाम्पल से मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से देखो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी हम कर रहे हैं कौन सा टॉपिक, हम कर रहे हैं अभी रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन में मिलेगा बच्चों आपको कॉस्ट बुक कीपिंग। तो पेज नंबर 26 पे हमें जाना पड़ेगा। यहीं पे मिलेगा बच्चों रिकन्सिलिएशन, हमें ये रहा आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास बच्चों, इससे शुरू करते हैं। हमें कहता है द नेट प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा ही होगा। कहता है बच्चों नेट प्रॉफिट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज दिस द फाइनेंस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो कहता है फाइनेंस के हिसाब से इतना प्रॉफिट है ऑन दिस। हाउएवर कॉस्ट बुक मतलब कॉस्टिंग में कितना प्रॉफिट आ रहा है 86। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है तो कुछ तो गड़बड़ रही होगी। उसके बाद कहता है हमने केयरफुल स्टडी करी तो ये सारे पॉइंट्स पता चले। आपसे कहता है प्रिपेयर एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहले ही मैं अपना फॉर्मेट बना लेता हूँ। सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं है। और यहाँ मैंने लिखा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और ये मेरा आ गया अमाउंट। अच्छा, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट, और पूरी स्टेटमेंट का नाम दे देंगे दिस इज रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, अब सबसे पहले बच्चों हमें शुरू करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो देखते हैं हम हमारा कॉस्ट अकाउंट में कितना प्रॉफिट है, उसको लिख लेता हूँ मैं 86,460, एक प्लस का साइन, थोड़े गैप में एक माइनस का साइन, और आप शुरू करते हैं। यहीं पे बच्चों मैं डील कर लेता हूँ आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन में। कहते हैं इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स, क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ध्यान से सोचना बच्चों। कहता है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक, फाइनेंस मतलब ये तो फाइनेंस का ही आइटम होता है इनकम टैक्स, तो फाइनेंस में एक खर्चा है तो हम कॉस्ट में भी एज अ खर्चा ट्रीट कर देंगे। हमने देखा ना फाइनेंस वालों को डायरेक्टली ले लेना है, अगर फाइनेंस में खर्चा है तो कॉस्ट में भी ले लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो फाइनेंस में खर्चा है तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो रखा है, और कॉस्ट को अगर मेरे को इससे मैच करना है, मैं चेंज भी कॉस्ट को ही कर सकता हूँ, तो इसको भी नीचे करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव। तो पहला जो इफेक्ट है वो आ गया नेगेटिव। अगला कहता है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक। क्लियर है बच्चों, फाइनेंस की बुक में बैंक इंटरेस्ट मिला है मतलब इनकम है, पॉजिटिव। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, अंडर मतलब आपने कुछ खर्चे कम ले रखे हैं, ठीक करने के लिए आप खर्चों को बढ़ाओ, अगर खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट नीचे जाएगा। तो अंडर रिकवर्ड है या अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो नेगेटिव। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट। अब बच्चों इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। कहता है फाइनेंस में तो आपने 5600 का खर्चा लिया, पर कॉस्ट में आपने 6000 का खर्चा लिया है, तो मतलब डेप्रिसिएशन का आपने ओवर एब्जॉर्प्शन किया हुआ है डेप्रिसिएशन का।
और क्योंकि ओवर एब्जॉर्प्शन है, खर्चा ज़्यादा ले रखा है, तो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा कितना, द डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट आता है एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। अब ये भी आपने ज़्यादा ले रखे हैं, ज़्यादा चार्ज करें, तो ठीक करने के लिए खर्चे ज़्यादा है, खर्चों को कम करो, खर्चे कम करोगे तो इनकम बढ़ जाएगी, तो ये भी आ गया पॉजिटिव। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। अब बच्चों फाइनेंशियल अकाउंट्स में लॉस है तो कॉस्ट में भी कम करना पड़ेगा हमें, नेगेटिव फिगर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, कभी होगी भी नहीं, और आपको पता है वो इनकम होती है फाइनेंस में, तो ऐड कर देंगे। फिर कहता है लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू। अगेन बच्चों लॉस है तो माइनस का आइटम। तो फाइनेंस में जो भी ट्रीटमेंट है वो डायरेक्टली उठा के यहाँ कॉस्ट में ले लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स है, माइनस करेंगे 20,000। पहला आइटम आया बच्चों मेरे पास इनकम टैक्स, और ये हुआ मेरे पास नेगेटिव 20,000। अगला आइटम है बैंक इंटरेस्ट, 250 का मिला है, बैंक इंटरेस्ट 250। नेक्स्ट कहता है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। अंडर थे तो हमने क्या किया, अंडर रिकवर्ड थे तो माइनस, अंडर रिकवर्ड वर्क्स ओवरहेड 1550। ठीक है। नेक्स्ट कहता है बच्चों डेप्रिसिएशन, हमने देख लिया था, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज है तो पॉजिटिव करेंगे 400 से, ओवर एब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 400 रुपीज़। डेप्रिसिएशन हो गया। एडमिन ओवरहेड भी ओवर हो रखे हैं बच्चों, तो ओवर एब्जॉर्ब्ड एडमिन ओवरहेड 850। नेक्स्ट लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस 2800, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। अब बच्चों ऑब्सोलेसेंस का लॉस हो, किसी भी चीज़ का लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस डायरेक्ट ट्रीटमेंट हमें देनी है, तो ये आ गया 2800 की ट्रीटमेंट। नेक्स्ट कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, रिसीव होगा, तो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 4000। डन। उसके बाद कहते हैं बच्चों स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक। तो फाइनेंस में क्रेडिट हो रही है तो इनकम है, इसको भी ले लेंगे हम, स्टोर एडजस्टमेंट कितनी है 240 रुपये। और लास्ट आइटम है लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन स्टॉक वैल्यू, तो एक और लॉस आ गया, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन 3350। फिनिश बच्चों। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो पूरा का पूरा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है। अब आप करो इसका टोटल, तो हमारा इसका टोटल यही बनेगा 64,500। आप अपनी संतुष्टि के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, तो दोबारा से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए।